A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new types of the question of cash flow statement. As you know very well, in the last few videos, we discussed the different questions related to the cash flow statement. In the whole chapter, firstly, we discussed the separate questions from each of the every activities. That is a cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. And thereafter, we will discuss a very important topic, that is how to prepare the cash flow statement as a whole. In the last video, we already discussed how we will prepare the cash flow statement with the help of balance sheet. So before starting the full-fledged question, let's see take the one question from your side. And the question, as you can see out on the screen, that is non-current investment as on 31st March 2017 is 1,20,000. यानी बिगिनिंग में आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का था 1,20,000 रुपए का, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी साल के एंड में आपके पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का है 31st March 2018 को, दैट इज 40,000. So it is the opening balance of non-current investment and is the closing balance of non-current investment. During the year आपने क्या किया? During the year 2018, कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी के पास जितना इन्वेस्टमेंट था उसका 80% कंपनी ने सोल्ड कर दिया. कितने पे सोल्ड कर दिया? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ बुक वैल्यू. कितने प्रॉफिट पे सोल्ड किया? 20% प्रॉफिट पे. कैलकुलेट सोर्स एंड यूजेज ऑफ कैश. देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले बनाना है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक अ फिक्स एसेट अकाउंट. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट अकाउंट में डिफरेंस बेसिकली यही होता है कि इसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता और ये सिर्फ एक साल का प्रिपेयर होता है, इसलिए इसमें डेट का भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती. अगर आप देखो तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,20,000. सो ओपनिंग बैलेंस को किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड में. और क्लोजिंग बैलेंस कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? दैट इज 40,000. तो इसका मतलब दिस इज अ रफली फॉर्मेट ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. ऐसे ही आपको वर्किंग नोट में भी बनाना है. तो आपका ओपनिंग था 1,20,000, क्लोजिंग था 40,000. कंपनी ने क्या किया? सोल्ड कर दिया 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट अ बुक प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे. तो सेल करते हैं तो किस साइड लिखते हैं? बाई साइड में. बाई बैंक. बैंक में क्या लिखते हैं? सेल. कितना सेल किया अब आप खुद ध्यान से देखो. 80% ऑफ ओरिजिनल, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास कितना था? 1,20,000. उसका कितना परसेंट सोल्ड कर दिया? 80%. तो 1,20,000 का 80% कितना आएगा? 96,000. यानी आपने 96,000 के इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए. कितने में सोल्ड किए हैं? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. 20% बुक वैल्यू पे आपने सोल्ड किया. सो प्रॉफिट कितना है? एट द रेट ऑफ 20%. तो 96,000 का 20% कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो. 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 20/100. 25 are 100, 5 1s are 5, okay, 5 9s are 45, 5 2s are 10. So आपने कितने में सेल किया? 1,15,200. यानी आपने 96,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया? 1,15,200. तो बैंक में कितना लिखोगे? 1,15,200. ओके. एंड देयर आफ्टर यू नो वेरी वेल, अगर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो लॉस को किधर लिखते हैं? बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल. बट यहां पे प्रॉफिट हुआ है तो उसको किस साइड लिखेंगे? टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल. किस नाम से? प्रॉफिट ऑन सेल. कितने का प्रॉफिट हुआ है? 19,200. ओके. इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इसलिए कोई मतलब नहीं डेप्रिसिएशन. तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 1,39,200. क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 1,55,200. यानी डेबिट में वैल्यू कम आ रही है. तो मैंने आपको बताया था ना, क्रेडिट में वैल्यू कम आती है तो किसको लिखते? सेल. डेबिट में कम आ रही है तो क्या लिखेंगे? परचेज. सो परचेज कितना होगा? डिफरेंस निकाल लो.
1,55,200 क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल है 1,39,200, सो 00096 एंड 4 में से that is 16,000. I hope it is 16,000. Yes. So according to the account, you can see that the both side total of the non-current investment 1,55,200, and you will find that इनफ्लो कितना हुआ. इनफ्लो मतलब सोर्स हुआ 1,15,200 सेल करने पर. क्या सेल किया? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. और यूजेस कितना हुआ? 16,000 रुपए. यूजेस मतलब आपने कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा ड्यूरिंग द ईयर? 16,000. So this is your answer. Answer is source is 1,15,200 and uses is 16,000. Okay, so I hope it is clear for you how we will prepare the non-current investment and how we will calculate the source and uses of cash from the given information. So after calculating the source and uses of cash, let's we move to the next question. The next question which are related to the preparation of cash flow statement. So उसके लिए हमें proper space की जरूरत पड़ेगी. That's why I will erase all the things from the whiteboard. So as you can see that on the screen, the question number 23, illustration number 23 are as follows. The balance sheet of Shilpa Tires Limited as on 31st March 2017 and 18 are as follows, and the information is given amount 31st March 2017 and amount 31st March 2018. मैं देख लूँ पहले इसमें कोई गलती नहीं. ये क्वेश्चन प्रॉपरली अच्छे से प्रिंटेड भी है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. यानी 2017 का अमाउंट क्लियर है और 18 का क्लियर है. जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई थी कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू करंट ईयर में दे दिया था और करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर में दिया था. ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं. क्वेश्चन में क्या लिखा है? शेयर कैपिटल 1,60,000, रिजर्व एंड सरप्लस 7,250 एंड 85,300, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज 10%, डिवेंचर 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 एंड 40,000, करंट लाइबिलिटीज 28,000 एंड 48,000, एसेट्स नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट्स 1,52,000 2 लाख. इसका मतलब है कि जो आपने एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर किया है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है. वाई? बिकॉज यू नो वेरी वेल, जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वी डू नॉट चार्ज द डेप्रिसिएशन डायरेक्टली टू द एसेट्स अकाउंट. फॉर द डेप्रिसिएशन वी प्रिपेयर्ड अ सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. करंट एसेट्स इन्वेंट्री 93,400, 89,200, trade receivable 30,800, 21,100, prepaid expense 3,950 and 3,000, cash and cash equivalent 28,100 and 20,000. Let's we take the additional information. As you can see that on screen, the following additional information for the year 2017-18 are also given. नेट प्रॉफिट 27,050 क्लियर दे दिया. नेट प्रॉफिट कितना है? 27,050 रुपए. मान लो नेट प्रॉफिट नहीं देता, हम कहां जाते? कहां से कैलकुलेट करते? देखो बेटा, जब भी नेट प्रॉफिट नहीं देता तो सिचुएशन में हम नेट प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस से पता करते. बिकॉज यू नो वेरी वेल बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड होती है? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द शेयर होल्डर फंड अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस हेड. Depreciation 10,000, cash dividend declared during the period 12,000. कैश डिविडेंड हमने डिक्लेयर कितना किया है? 12,000 डिक्लेयर्ड, 12,000 डिक्लेयर किया है. एंड एन एडिशन टू द बिल्डिंग वाज मेड, हमने एडिशनली बिल्डिंग परचेस किया है. बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. कॉस्ट कितने का था? 78,000. fully depreciated building costing 30,000 was discarded, no salvage being realized. मतलब बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट थी 30,000 उस पे उसको हमने सोल्ड कर दिया और उस पे हमें कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ. अब आपको फाइंड आउट करना है क्या? प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसमें देखिए एक वर्ड लिखा है फुल्ली डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग कॉस्टिंग 30,000. फुल्ली डेप्रिशिएटेड, ध्यान से सुनना.
फुल्ली डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग जिस पे पूरी तरह से डेप्रिशिएशन चार्ज हो चुका था, यानी उसकी वैल्यू कितनी थी? जीरो। यानी उसकी फुल्ली डेप्रिशिएशन का मतलब है उसकी कॉस्ट भी 30 है और डेप्रिशिएशन भी कितना है? 30। मिला कितना? जीरो। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, लिखा है एंड फुल्ली डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग कॉस्टिंग 30,000 वाज डिस्कार्डेड, नो सैल्वेज बीइंग रियलाइज्ड, उससे कुछ मिला नहीं। यानी आपका डेप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ एसेट को सेल करते वक्त? 30,000। इज दैट क्लियर? तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? दैट इज यस, एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। उसके बाद ही हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि उसके बिना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो लेट्स वी मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So before the preparation of cash flow statement, firstly we prepared the assets account, fixed asset account and accumulated depreciation account. और उसको फटाक से नोट कर लेना, क्योंकि उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा. So fixed assets account हम प्रिपेयर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. और कौन सा अकाउंट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट. देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस क्वेश्चन में जो कि दे दी हैं, लेकिन जनरली अगर टफ क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको गिवन नहीं होंगे, ये चीज याद रख लीजिए. जैसे फिक्स एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग तो गिवन होगा क्वेश्चन में. ओपनिंग बैलेंस कितना है फिक्स एसेट्स का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? दैट इज 1,52,000. क्लोजिंग है आपका 2 लाख. एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ओपनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज 60,000, क्लोजिंग इज 40,000. यस सर, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब नाउ हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे. इसमें क्लियरली दे दिया डेप्रिसिएशन चार्ज कितना चार्ज किए? 10,000. ठीक है, नहीं दिया होता तो हम निकालते. जेड क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है? कैश डिविडेंड से मतलब नहीं है. एक बिल्डिंग थी जिसे हमने परचेस किया 78,000 रुपीज में, एंड बिल्डिंग हमने परचेस किया कितने का? 78,000 रुपीज का. तो बिल्डिंग हमने परचेस किया तो बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स टू बैंक 78,000. डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर? इसे हम लोग किस नाम से दिखाते हैं? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल. डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 10,000 रुपीज का. ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एसेट्स है जिसको हम इमीडिएट सेल कर रहे हैं. कितने का एसेट था? 30,000 रुपीज का, वो भी फुल्ली डेप्रिशिएटेड. यानी उस पर डेप्रिशिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेस टिल द डेट ऑफ द सेल कितना डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है उस पर? टू फिक्स एसेट्स टोटल डेप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ है? 30,000. और इट विल बी ट्रांसफर टू दिम दिस. तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट से कितना बैलेंस आएगा? 30,000 एट द टाइम ऑफ सेल. सेल के टाइम हमें कितना पैसा मिला सर? जीरो, कुछ नहीं मिला. और आपको मैंने ये भी बताया था प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे. बट अगर आप खुद ही सोचो 30,000 की एसेट थी, 30,000 डेप्रिसिएशन हुआ, कितनी वैल्यू हो गई? जीरो. मिला भी कुछ नहीं, तो वैल्यू भी जीरो थी, मिला भी कुछ नहीं, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आप देखो ये इक्वल आएगा 70 और ये 70. जनरली क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता. इस क्वेश्चन में गिवन कर दिया कि 10,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है 10,000. नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करते 10,000 बैलेंस करके, 70 60 माइनस हो जाता, 10,000 आ जाता. और इधर भी जनरली परचेस गिवन नहीं होता. ये जो मैंने परचेस किया है ना फिक्स एसेट्स, जैसे लिखा है एडजस्टमेंट नंबर डी में, एन एडिशन टू द बिल्डिंग वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 78,000, ये भी गिवन नहीं होता. ये आपको निकालना पड़ता. कैसे? बैलेंस करके. आप खुद कैलकुलेट करो. इधर आ रहा है 2,30,000, इधर भी कितना आना चाहिए? 2,30,000. देखना आएगा 2,30,000. तो जनरली यहाँ पे लगभग मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई. अब सर इसका एडजस्टमेंट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ. देखो
परचेज जो किए हो ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो होता है। आपने जो एसेट सेल की उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर कोई वैल्यू होती तो उसको क्या लेते हैं, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है इसको हम लोग क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन जो है इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो इस अकाउंट का काफी यूज है, ठीक है। तो हम ये अकाउंट आप लोग कॉपी में नोट कर लो। अब मैं चलता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको एक फॉर्मेट बताया था, उसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अब मैं चल रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, क्योंकि इस अकाउंट में जो कुछ था मैंने आपको समझा दिया। लेट्स वी मूव टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप पहले लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। कंपनी का नाम भी लिख देना, ऑफ कंपनी का क्या नाम है, ऑफ शिप्रा लिमिटेड। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इफ यू कैन सी दैट सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट, और जो ऑलरेडी गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 1 में। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 27,050 रुपीज। उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितनी वैल्यू होगी सर, डेप्रीशिएशन अभी आपने देखा ही था, डेप्रीशिएशन इज अ पार्ट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। कितना डेप्रीशिएशन था, 10,000। और मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, इंटरेस्ट पेड। डिवेंचर कितने का है, यू कैन सी दैट डिवेंचर बिगनिंग में कितना था, 50,000, अब कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू नहीं पता होता है कि रिडम्पशन कब हुआ है या एंड कब हुआ है, तो उसको हम लोग कब मानते हैं, एट द एंड ऑफ द। दैट्स वाई यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कंसीडर होगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल जब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि रिडम्पशन कब हुआ है। जैसे आपने पहले डिबेंचर था आपका कितने का, 50, अब है उसकी वैल्यू जीरो, इसका मतलब आपने पूरा डिबेंचर रिडीम कर दिया है। तो अगर डेट नहीं दिया है कि रिडम्पशन कब किया है, तो आप क्या करते हो, उस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट कितने में पे करते हो, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डिबेंचर इज 50,000। 50,000 का 10% कितना आएगा, दैट इज अ 5,000, दैट इज 50,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है इस क्वेश्चन में, सर नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज जीरो, क्योंकि कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड किसी भी तरह की कोई बात यहाँ पर क्लियर नहीं है। सो दिस इज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस विल बी 42,050 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी करंट लायबिलिटी दी है, करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी 28, करंट ईयर की वैल्यू है 48। इट मींस क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है कितने की, 20,000 रुपीज की। तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। करंट एसेट्स में आइए इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की वैल्यू अगर आप देखो, दैट इज प्रीवियस ईयर 93,400, करंट ईयर 89,200। तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो यू नो वेरी वेल जब भी करंट एसेट डिक्लाइन होता है तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिफरेंस कितना आएगा, 4,200। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में देखो, सो यू कैन सी दैट 30,800 फॉर द प्रीवियस ईयर, 21,100 इज द करेंट ईयर। सो यू कैन सी दैट कि ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल कितना ऐड हो रहा है, दैट इज 9,700, ओके। और नेक्स्ट वन इज अ प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि कैश इन कैश इक्विवेलेंट तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 3,950, नाउ 3,000, ये भी डिक्लाइन कर रहा है, वेरी गुड। तो सब चीज़ें ऐड ही होंगी, और इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, दैट्स वाई दिस इज योर आंसर।
that is cash flow from operating activity. This is the answer. Okay, cash flow from ऑपरेटिंग, इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करने पे आएगा आपका 71,900 प्लस 515 प्लस 5,000, 76,900. I hope the first answer is 76,900. ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ओके, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट. तो हमने इस क्वेश्चन में क्लियरली देखा है कि हमने परचेज कितना किया था, हमने बिल्डिंग परचेज किया था, परचेज ऑफ बिल्डिंग 78,000 अकाउंट बनाया था ना, उस अकाउंट से वी कैन सी दैट 78,000 रुपीज का हमने बिल्डिंग परचेज किया था और सेल भी तो किया था. यस सर, कितने का सेल किया था, 0. हमने अपना बिल्डिंग सेल किया था, सेल ऑफ बिल्डिंग, वो भी कितने में बिल्डिंग सेल किया था, उसकी रियलाइज्ड वैल्यू कितनी थी, 0. तो यहाँ आप नील लिख कर भी कंसीडर कर सकते हो और इंप्रेशन देने के लिए. So this is a B total and this is called cash used from investing activity. This is a cash flow from operating activity. This is a cash used from investing activity. That is 78,000. Number C. Number C is a financing activity. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए मैंने आपको समझाया था कि when we calculated the cash flow from financing activity, we look upon the two things, that is the share capital and non current liability. तो शेयर कैपिटल में अगर क्वेश्चन में देखो तो पहले शेयर कैपिटल कितने की थी, 1 लाख. नाउ इट विल बी 1,60,000. पहले 1 लाख रुपए की थी और अब कितने की हो गई, 1,60,000 रुपए की. तो ध्यान से समझना, हमने इशू किया शेयर कैपिटल 60,000 रुपीज का. कैसे, 1,60,000 माइनस 1 लाख. इज दैट क्लियर. उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी में देखो तो 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर इज नॉन करेंट लायबिलिटी और उसको हमने रिडम्पशन किया, रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर. पहले कितने का डिबेंचर था सर, पहले डिबेंचर था 50 का, अब कितना हो गया, 0. इसका मतलब आपने पूरा डिबेंचर रिडम्पशन कर दिया, यानी इनफ्लो हुआ 60,000, आउटफ्लो हुआ 50,000. सर अभी भी कुछ बचा, यस, आपने इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर पे. सो इंटरेस्ट पेड विल बी 5,000. okay, as well as adjustment number C, cash dividend declared during the period 12,000. आपने कैश डिविडेंड कितना पे किया है, that is 12,000. तो उसको भी आप लोग क्या करोगे, कंसीडर करोगे. दिस इज नोन एज डिविडेंड पेड. अब देखो आपके मन में होगा सर इंटरेस्ट पेड आपने ऐड किया है लेकिन डिविडेंड पेड ऐड नहीं किया है. देखो, इंटरेस्ट पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ये कहाँ चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हो तो उसमें इंटरेस्ट पेड को कंसीडर करते हो एज अ फाइनेंस कॉस्ट. डिविडेंड पेड इज अ पार्ट ऑफ द एप्रोप्रिएशन. इट इज कंसीडर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल. जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेते हैं उसके बाद हमारे पास जितना प्रॉफिट बचता है उसमें से हम डिविडेंड देते हैं. यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें डिविडेंड कंसीडर नहीं करते. ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आई है क्योंकि हमने बैलेंस शीट से टच नहीं किया है. बैलेंस शीट की अगर प्रॉफिट देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस करंट वैल्यू कितनी थी, 70,250 और करंट वैल्यू कितनी थी, 85,300. ठीक है, इट मींस हमने ये जो प्रॉफिट लिए वो कहां से लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिए क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है. हमने इसको रिजर्व एंड सरप्लस से टच नहीं किया. अगर रिजर्व एंड सरप्लस से टच करते तो हम इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करते, डिविडेंड भी ऐड करते. लेकिन हमने इस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट से लिया है तो सिर्फ पीएल अकाउंट के आइटम्स ही ऐड होंगे. जैसे डेप्रीशिएशन ऐड होता है इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पेड
जो होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। ठीक, तो डिविडेंड हमने कितना पे किया है, दैट इज 12,000, that is 12,000. So interest paid is also outflow, dividend paid is also outflow. तो टोटल आउटफ्लो कितना हुआ इस क्वेश्चन में, 60, 50 and that is a 12, 55 and 12, 67, 67, that is a 7,000 outflow. कितना आया आपका, 7,000 outflow from financing activity. I want to telling you कि जो 27,50,000 50 रुपए आया, इट वाज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऑलरेडी डिविडेंड ऐड है। अगर ऐड नहीं है तो आप चेक कर लो एक बार क्वेश्चन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है, उसमें अगर आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और डिविडेंड पेड ऐड करते हो, तो इट विल बी नोन एज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम which takes as the net profit during the year under the operating activity. Okay, so आपने यहाँ पर तीनों जगह अलग अलग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल, तीनों को ऐड करते हैं। अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो लिखते हैं नेट इंक्रीज, नेगेटिव में आता है तो क्या लिखते हैं, नेट डिक्रीज। तो मुझे पता है कि तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यू कैन सी दैट 78,700, 85,000 माइनस में आ रहा है। तो ये आंसर क्या आएगा, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज A प्लस B प्लस C, दैट इज माइनस कितना आ रहा है, 85,000 minus 76,900, that is 00148. Difference is 8,100. Yes, it is a correct. Net decrease in cash and cash equivalent is 8,100. इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है बिगनिंग का, 30,000, that is 28,100. Okay, so we find out cash and cash equivalent at end, that is 20,000. So you can see that हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर नहीं दिया होता तो हम निकालते, जैसे मैंने बताया कैसे निकालते, रिजर्व का डिफरेंस निकालते, फिर उसमें ऐड करते तीन चीज, टैक्स, proposed dividend and transfer to general reserve. इसमें transfer to general reserve is not given, dividend is given, so it is will be added, and tax is also not given, तो टैक्स को भी छोड़ दिया, तो आ गया 2050। बट इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कृपा दी गई है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको प्रॉफिट बता दिया। प्रॉफिट आपने लिया, इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिडक्ट किया, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, दैट्स व्हाई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी टेकन एज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंसीडर किया, इसमें हम लोगों ने बिल्डिंग का परचेस बिल्डिंग का सेल कंसीडर किया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने शेयर इशू को कंसीडर किया, डिबेंचर के रिडम्पशन को इशू किया, इंटरेस्ट पेड को कंसीडर किया और डिविडेंड पेड को कंसीडर किया। ठीक है, फिर तीनों को ऐड किया, सो वील फाइंड आउट कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, दैट इज 8,100, द टोटल ऑफ 76,900 minus 78,000 minus 7,000, so it becomes minus 8,100, और फिर उसमें ऐड किया कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, सो वी फाइंड दैट द कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट, आप देख लो ये दोनों अमाउंट ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड। एसेट साइड में ऑलरेडी गिवन है, बिगनिंग में कैश इन कैश इक्विवेलेंट है 28,100, देख लो ध्यान से, आपके क्वेश्चन में ये बिगनिंग में गिवन है और ये एंड में गिवन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 8,100, वो भी आपके आंसर को चेक कर सकता है कि आपका आंसर कितना आएगा। बट इसके लिए आपका ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर और फाइनेंसिंग का आंसर सही आना चाहिए।
Okay, so you can see that in this video, firstly we solve the questions related to the source of fund and uses of fund, that is the source of cash and uses of cash from the investing activity related to the non-current investment, as well as we discuss the question related to the cash flow statement. In this question, we see that how we will calculate the net profit before tax and extraordinary item, and thereafter we see that how we will prepare the fixed assets account and accumulated depreciation account from the given information. So I hope it is clear for you. और आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and I request to all the students, please solve the practical problem given in your book. Okay, take care.